नए साल पर यूक्रेन में रूस ने कैसे भारी तबाही मचाई है, एक एक डिटेल आपके सामने। कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल अटैक हुए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट ये कि एयर स्ट्राइक में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने को लेकर भी खबर है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे इस मिसाइल अटैक से सब कुछ धाराशाही हो गया, इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। और आइए नए साल पर किए गए रूसी हमले की और डिटेल पर नजर डालते हैं। पॉइंट वाइज आपको सारी डिटेल्स देंगे। नए साल पर यूक्रेनी शहर कैसे धुआं धुआं हुआ रूस के हमले के साथ। एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर हमला किया गया। करीब 12 शहरों में एक साथ रूस ने हमला किया। राजधानी कीव में भी कई धमाके सुने गए और कीव में एक नागरिक की मौत भी हो गई। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। इतना ही नहीं, एक होटल बिल्डिंग मिसाइल गिरने से ध्वस्त भी हो गई। रूस की ओर से और बड़े हमले की आशंका है। यूक्रेनी शहरों में अभी भी रह रहकर सायरन बज रहे हैं, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि लगातार रूस की ओर से हमले किए जा रहे हैं। समीर, बिल्कुल सही बात है। और ये तबाही, ये बर्बादी, इसका सिलसिला आखिर कब खत्म होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। नए साल पर रूस ने 3 ओर से यूक्रेन पर हमले किए हैं। क्रीमिया, ब्लैक सी, कैस्पियन सागर से मिसाइल अटैक हुए हैं। कीव, खार्किव, ओडेसा समेत कई इलाकों में रूस की तरफ से की गई है बारूदी बारिश। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह का कहर अभी भी टूट रहा है यूक्रेन के ऊपर। रूस किस तरह से कर रहा है बमबारी, इसकी तस्दीक करती ये अहम तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है जिसका रुख करेंगे हम। रूसी नेवल फ्लीट ने ब्लैक सी से दागी है अंधाधुंध मिसाइलें। रूसी युद्धपोत से मिसाइल लॉन्च का वीडियो भी सामने आया है। ये देखिए, यही वो वीडियो जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। रूसी हमले से ओडेसा के कई इलाकों में भीषण तबाही हुई है। यूक्रेन का विदेशी हथियारों का डिपो भी तहस नहस कर दिया गया है। तो देखिए किस तरह के ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला अभी भी रूस की तरफ से जारी है और यूक्रेन तबाह बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। 24 फरवरी 2022 को इस जंग की शुरुआत हुई थी। महीने गुजरते गए, जंग चलती रही और अब साल बदल चुका है। 2022 से 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि 2023 में और जबरदस्त तबाही तय है। हम आपको नक्शे के जरिए, मैप के जरिए समझाते हैं कि यूक्रेन पर किन किन जगहों से बीती रात अटैक हुए और कहां से अटैक का नया खतरा बन रहा है। ये देखिए, मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि पुतिन की ट्रिपल साइड अटैक की पूरी स्ट्रैटेजी क्या है। नया खतरा जो है वो बेलारूस की जमीन से है। इसके आसार लगातार जताए जा रहे हैं। क्रीमिया से, काला सागर से, कैस्पियन सागर से बड़े पैमाने पर अटैक की तैयारी है। पुतिन का टारगेट यूक्रेन पर हर तरफ से अटैक किया जाए, बचाव का कोई मौका न रहे यूक्रेन के पास। नए साल पर नई घेराबंदी में जुटते नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। इसका अंजाम क्या होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं और रूस की स्ट्रैटेजी आने वाले वक्त में क्या रहने वाली है, ये हर किसी के जहन में 2023 का वो पहला बड़ा सवाल है जो उठ रहा है। क्या और ज्यादा तबाही बर्बादी का सिलसिला आने वाले वक्त में भी हम देखेंगे? शुरुआत संजय सॉय साहब आज आपसे करते हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि कहाँ तो हम ये सोच रहे थे कि 2-3 महीने में कम से कम ये जंग जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अब साल बदल चुका है और ज्यादा तबाही के आसार हैं। बिल्कुल समीर, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आप ही नहीं, पूरी दुनिया ये सोच रही थी और ख़ास तौर से रशिया सोच रही थी कि शायद ये 1 महीना 2 महीना, बल्कि पहले तो बात चल रही थी 9 या 10 दिन, और ये 2023 शुरू हो गया। और 2023 की शुरुआत रशिया ने ऐसे धमाकों के साथ की है, जैसा आप दिखा रहे हैं कि मिसाइल्स की बरसात की अलग अलग शहरों में उन्होंने, ख़ास तौर से रशिया का दावा है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट किया है, चाहे बिजली सप्लाई हो, पानी सप्लाई हो, क्योंकि अभी सर्दी और ज़्यादा बढ़ गई है, त्यौहार का माहौल है। उस ऐसे में उन्होंने कहा कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ेगा अगर पूरे शहर में लाइट चली जाती है। एक तरह से लोगों के ऊपर पैनिक आएगा और लोग शायद इस जंग के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यही कारण है। और जो जिस प्रकार से वो कुछ कुछ दिनों में खबर हासिल करते रहते हैं, जैसे कहाँ पर उनके विदेशी हथियारों के जखीरे हैं, जैसा कि दावा क्या ये ट्रेलर है ये बताने के लिए यूक्रेन को कि इस साल और ज्यादा भीषण होने वाला है युद्ध?
क्योंकि साल के पहले दिन ही हमले इतने तेज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रशिया की सिचुएशन अभी डेस्परेट होती जा रही है। ठीक। वो पहले रशिया ने सोचा था कि विंटर में थोड़ा डिफेंसिव ऑर्गेनाइज करेंगे, डिफेंसिव रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से सॉरी टू बट इन सर, लेकिन ऑन द अदर नोट ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि क्रिसमस को लेकर, जो कि हम जानते हैं कि रशिया में 7 जनवरी को मनाया जाता है, नए साल के दस्तक देते हुए ये कह दीजिए कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है 7 दिन का, क्योंकि रूसी बमबारी के बाद तबाह कीव के होटल की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये साफ जाहिर कर रहा है कि रूस ने जो कहा वही किया। होटल पर लगातार अटैक हुए, इस बीच एक शख्स की मौत हो गई, 8 बुरी तरीके से जख्मी हो गए। चौतरफा हमलों के बाद एक तस्वीर ये बयां कर रही है कि रूस अब रुकने वाला नहीं है। इस बीच तस्वीरें उसी होटल की आपके सामने जो खंडर में तब्दील हो चुका है, और होटल की इमारत का आधा हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मिसाइल अटैक के बाद कीव के होटल तहस नहस हो चुके हैं। और इस बीच ओपी तिवारी सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ओपी तिवारी सर, क्या ये कहना सही होगा कि रूस ने तो ये वार्निंग पहले ही दी थी, क्रिसमस का अल्टीमेटम दिया था कि अंधेरे में डूबेगा, नए साल की शुरुआत ही अंधेरे में होगी? सुरभि, मैं आपसे बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये तो रशिया का ऐसे भी प्लान था कि जिस तरीके से पावर और गैस और तेल की कमी हो गई थी, अपने आप अंधेरे में डूबेगा। लेकिन इन देशों ने अमेरिका से और अमेरिका के जो बाकी एजेंट के थ्रू महंगे दाम पर खरीद के पावर का यूरोप ने समझा कर लिया। लेकिन ये जो यूक्रेन की जो समस्या थी, यूक्रेन की अभी तक एयर डिफेंस काफ़ी स्ट्रांग था। अभी जैसा जैसा स्टॉक कम होते जा रहा है, अभी क्लेम करते थे कि 50 मिसाइल मारी, हमने 40 हमने गिरा दी। लेकिन अभी यूक्रेन का जो एयर डिफेंस का जो स्टॉक है काफ़ी कम होते नजर आ रहा है। और रशिया की भी लगता है इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी बढ़ गई है, ताकि इसका अटैक का जो है परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि एयर डिफेंस को अवॉइड करने के चक्कर में मेजर जो स्ट्रक्चर है जहाँ एयर डिफेंस डिप्लॉय है वहाँ रशिया अटैक नहीं कर रहा। लेकिन ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने के इरादे से रूस की ओर से ये हमले किए जा रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, रूसी हमलों को यूक्रेन ने बताया है आतंकी कार्रवाई। रूस की कई मिसाइलों को मार गिराने का भी दावा किया गया। नए साल पर यूक्रेन पर हमले और तेज होने की आशंका है, क्योंकि साल के पहले ही दिन यूक्रेन के अलग अलग शहरों में एक साथ रूस ने भीषण हमले किए। तो आप देखिए, यूक्रेन की चाहे राजधानी कीव हो या फिर दूसरा सबसे बड़ा खार्किव, वो खंडर में तब्दील कर दिया गया है और तमाम कई बड़े शहरों को टारगेट पर लिया गया है नए साल पर। यानी ये बता दिया गया है कि ये साल कितना विध्वंसक होने वाला है, साल 2023। लेकिन इन हमलों को लेकर यूक्रेन क्या बोल रहा है, ज़ेलेंस्की क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। बिग वॉल के जरिए रूस के हमलों पर यूक्रेन की ओर से क्या कहा गया है। पहली बड़ी बात, ये सोर्स है यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस चीफ की तरफ से, हमने रूस के 20 में से 12 क्रूज मिसाइल मार गिराए हैं। अगर रूस ने हमला किया तो हमारा जो काउंटर ऑफेंसिव था वो इतना दमदार था, हम नया साल बर्बाद नहीं होने देंगे। मिकोलेव के गवर्नर की तरफ से कहा गया। एयर रेड सायरन सुनकर लोग शेल्टर में जाने के लिए मजबूर हुए। नए साल में यूक्रेन में यह हालात बनते नजर आए हैं। राजधानी कीव में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं। राजधानी कीव को भी टारगेट पर लिया गया नए साल पर। कीव में एक जापानी पत्रकार के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। और क्या बड़ी बात, यूक्रेन ने पूरे देश में एयर डिफेंस अलर्ट को जारी कर दिया है, क्योंकि जिस बात का अंदेशा था वो हकीकत में तब्दील होता हुआ साफ नजर आ रहा है। शाम सर, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा कि जिस बात का अंदेशा था 2023 को लेकर, वो हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। और अब तो पुतिन यह बोल रहे हैं कि जब तक हार मानोगे नहीं तब तक हम तुम्हें मारते रहेंगे। इसका अंदेशा था और मेरा संदेश आपके व्यूअर्स को आपके स्टूडियो की तरफ से लगातार पिछले 3 महीनों में सिर्फ एक ही बात कहता रहा है, ये क्रांति के पहले की शांति थी। ये रीग्रुपिंग जो हुई उसके ऊपर वर्ल्ड का एक ओपिनियन बना, लोगों ने इसको भ्रम में लिया। मैंने लगातार एक बात कही कि पिछले 6-7 बारों से जब भी मैंने कहा कि ये रशिया का एक रणनीति के हिसाब से वो टैक्टिकल रीग्रुपिंग किया, उन्होंने अपने पोजीशन खेरसान से पीछे लेके ईस्ट की तरफ ट्रेंचिंग कर ली उन्होंने। बारमुथ में सिर्फ लड़ाई हो रही है क्योंकि अजोबसी पे उनकी नजर है। बड़े बड़े दावे करते हैं ज़ेलेंस्की, अमेरिका चले गए, पैट्रियट मिसाइल लेके आ रहे हैं और वो कह रहे हैं हम क्रीमिया कैप्चर करेंगे। इसका जवाब रशिया ने बड़े आराम से दिया है। क्रूज मिसाइल्स की लगातार अटैक बाल्टिक सी से हो, क्योंकि वहां पे वार्म वाटर पोर्ट है, उनके शिप्स मूव कर रहे हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। क्रूज मिसाइल से अटैक, ड्रोन से इंटेलिजेंस, क्रूज मिसाइल से अटैक और स्कॉच। यानी आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रैटेजी शानदार रही, लेकिन इस शानदार रणनीति का फिर तो बखूबी सामना किया ज़ेलेंस्की ने। बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ में कि बेहतर
सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, मनोबल बढ़ के और चढ़ के रखना अपने लोगों का। बिल्कुल, हौसला इसीलिए बुलंद है जेलेंस्की का क्योंकि पश्चिमी देशों का साथ है सर। यही लगातार आप कह भी रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज, रूसी हमले के बाद कीव में भीषण बिजली संकट पैदा हो गया है। कीव के 30% इलाके में पावर सप्लाई ठप है। कीव के मेयर ने पावर सप्लाई रुकने की जानकारी दी। शहर के कुछ हिस्सों में मलबों के चलते मेट्रो सेवा भी बाधित कर दी गई है। तो एनर्जी क्राइसिस का सामना यूक्रेन कर रहा है। फॉर्मर एम्बेसडर त्रिपाठी सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है रूस, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर दिया गया है यूक्रेन में। कीव में देखिए 30% बिजली सप्लाई ठप कर दी गई है। उसके बावजूद जेलेंस्की के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? कैसे सामना कर रहे हैं वो इतने विपरीत परिस्थितियों का? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जेलेंस्की में अभी भी फॉल्स सेंस ऑफ ब्रेवाडो है और वो अपने जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम मर भले ही जाएंगे, और उनके लोग मर रहे हैं। और वो थोड़ा सा इस उसमें है कि वो उन्हें अमेरिका से और नेटो पावर से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है हथियारों का, लेकिन वो शायद ये नहीं देख पा रहे हैं कि सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा तो उसको नेटो या यूक्रेनियन या अमेरिका या यूक्रेन की गवर्नमेंट उसको नहीं ठीक कर पाएगी और वो इनके लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। अब सिद्ध हो भी रहा है, देखिए। तो ये चीज़ इनको समझनी चाहिए, समझ नहीं रहे हैं। अब ये वॉर जो है एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की ओर बढ़ता नज़र आ रहा है। हालांकि अभी भी जहाँ तक मेरी लिमिटेड जानकारी है कि बिहाइंड द कर्टेन अभी भी कुछ बातचीत करने की ट्रैक टू डिप्लोमेसी कोशिश हो रही है, लेकिन अब वो कोशिश कहाँ तक सफल होती है ये देखने की बात है। पुतिन ने तो कह दिया कि हम ठीक है। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं सर, ये भी बिल्कुल बिल्कुल। और पुतिन की ये जो बड़ी धमकी है इस पर भी हम बात करेंगे। यूक्रेन के पावर सिस्टम को ठप करने की कोशिश में रशिया। इस बीच ये अहम खबर आ रही है, सर्दियों में मुश्किलें पैदा कर यूक्रेन को मजबूर करने की कोशिश की जा रही है। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में छाया है अंधेरा। पिछले कुछ समय से रूस के टारगेट पर हैं यूक्रेनी पावर स्टेशंस। और एक बार फिर से इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल देने से पहले आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन में 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है। पुतिन बार बार सामने आते हैं, वार्न करते हैं, वार्निंग के साथ बातचीत का भी रास्ता खुले रहने की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसी प्लानिंग के तहत चौतरफा यूक्रेन को घेरने की कोशिश होती है कि यूक्रेन पर लगातार ताबड़तोड़ हमलों से आम जनता अब किस तरीके से प्रभावित हो रही है, यह सबसे बड़ा फैक्ट है। और देखिए, समझिए कि रूस का इन हमलों के पीछे आखिर क्या स्ट्रैटेजी रही है, मंशा क्या रही है, और यूक्रेन के अंदर पुतिन आखिर चाहते क्या हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर पुतिन की इस मंशा को लेकर ही एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि रूस की तरफ से यह कोशिश है कि यूक्रेन का पावर सिस्टम पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए, ठप हो जाए। इसी कारण पिछले कुछ महीने से पावर स्टेशंस पर लगातार बैक टू बैक हमले हो रहे हैं। रूस को इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिल चुकी है, क्योंकि भीषण सर्दी, टाइमिंग देखिए, बर्फबारी में बमबारी को लेकर बार बार एनालिसिस इसलिए किया जाता है क्योंकि भीषण सर्दी में पावर संकट जानलेवा साबित हो रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जो रहने लायक ही अब नहीं बचे हैं। जेलेंस्की बार बार सामने आते हैं, कह रहे हैं यूक्रेन में नए साल पर अंधेरा रूस चाहता है। इसीलिए तिवारी सर, इस बात की मैंने चर्चा के साथ शुरुआत करी कि पुतिन ने जो चाहा वो कर दिखाया, लेकिन वेस्ट के आगे सारे हालात जेलेंस्की वक्त वक्त पर जाहिर करते आए हैं। ये मदद कब तक जेलेंस्की को इसी तरीके से मजबूत बनाए रखेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राउंड रियलिटी में अब आम लोग सफर कर चुके हैं। सुरभि, देखो, ये मदद का जो है इंटेंसिटी, मदद पहले ज्यादा आई थी, अब थोड़ी कम होती जा रही है। exactly. इस पॉइंट में क्रिएट करना चाहूंगा, एक नेता होते हैं, स्टेट्समैन होते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक से उठ के आते हैं, उनका एटीट्यूड पब्लिक और सिटीजन के प्रति कुछ अलग होता है। ये तो 5 स्टार और नियो नाजी जो थे, ये जेलेंस्की, ये तो एक्टर थे, इनको लोगों की फीलिंग क्या मालूम है। अगर फीलिंग होती तभी तक ये निगोशिएशन टेबल पर आ गए होते। इतनी जनता सफर कर रही है, यूक्रेन की सारी जनता सफर कर रही है, 25 से 30% लोग तो बाहर चले गए हैं, लाइट नहीं है, इस टेम्परेचर में लोग मर रहे हैं। और संजय सोई सर, कुछ मतलब नहीं हो रहा। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, नहीं रहा, बिकॉज वो स्टेट्समैन है ही नहीं। जी सर, तो लेटा थे ही नहीं, इनको इम्पोज किया गया है। ठीक है, तो नौटंकी है, अपना नौटंकी कर रहे थे। यानी कि आपका ये कहना है सर कि जेलेंस्की ये जो देशभक्ति का नाम लेकर के अपने शहर को, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये कोई अच्छी रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकता है। संजय सोई सर, कल एक ऐसी भी खबर सामने आई थी कि जो माइग्रेटेड लोग हैं,
जो यूक्रेन के नागरिक हैं मजबूर हैं अपना देश अपना घर बार छोड़ के जाने को। यूरोप ने ये कहा तो जरूर कि उनको शरण देगा और मदद देगा, लेकिन यूरोप जो है उसने तो और बुरी स्थिति कर दी है। जो शेल्टर्स होम बनाए गए हैं, जो वहां पर विस्थापितों को रहने की जगह बनाई गई है, वहां पर जो इंतजामात है वो नाकाफी हैं। यूरोप इस तरीके से मदद कर रहा है यूक्रेन के लोगों की। नहीं, बिल्कुल, जैसे कि अभी ओपी तिवारी भी कह रहे थे वाइस एयर मार्शल, और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि अल्टीमेटली यूक्रेन के लोग सफर कर रहे हैं। वहां के लोग आप देखिए घर बार छोड़कर रिफ्यूजी बने हुए हैं, शरणार्थी बने हुए हैं। और यूरोप जो बातें ज्यादा होती हैं, ऑन ग्राउंड काम कम होता है। और वैसे भी देखा जाए तो प्रैक्टिकल भी देखा जाए, अगर कोई रिफ्यूजी है तो कौन कब तक कितनी मदद देगा, क्योंकि वो ना कोई काम है ना कोई धंधा है, खाली बैठे हुए हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जिस प्रकार से यूक्रेन की हालात है, ये एक तरह से सीरिया हमने देखा भी था कि शुरुआत में तो पोलैंड से लेकर जहां जहां पर गए थे रिफ्यूजीज, वहां बोला भी गया था कि अब हमें भी यहां पर मदद की जरूरत चाहिए, क्योंकि लगातार बड़ा एक्सोडस है जो उस तरफ से हो रहा है, यूक्रेन की तरफ से हो रहा है, उसको संभालना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए एक और बड़ी खबर है, नए साल पर पुतिन ज़ेलेंस्की में बयान वॉर। पुतिन ने कब्जे वाले इलाकों को रूस का हिस्सा कहा है। पुतिन ने अटैक को सही बताने के लिए रूस की संप्रभुता की दुहाई दी। ज़ेलेंस्की क्या बोले आप देखिए, रूसी लोगों के लिए पीछे छिपकर वार कर रहे हैं लगातार। तो देखिए एक तरफ नए साल का जश्न मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और यहां तक कि रूस से भी तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जो ये बता रही हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस जंग का हम पर कोई खास प्रभाव पड़ा नहीं है। रूस के कई इलाकों से शानदार जश्न की तस्वीरें सामने आई, लेकिन रूस की मंशा 2023 में बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, और ज्यादा विध्वंस और ज्यादा यूक्रेन की बर्बादी। नए साल पर दोनों नेताओं के बीच किस तरह से बयानबाजियां हुई, बयानों की वॉर कैसे चली, ये आप देखिए। पुतिन ने देश से कहा हमारा भविष्य हमारी इच्छा शक्ति और ताकत पर निर्भर है। ज़ेलेंस्की जवाब देते हैं आपका लीडर दावा करता है कि वो फ्रंट से नेतृत्व कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारी संप्रभुता और आजादी हमारी ताकत पर निर्भर है। पुतिन का बयान, ज़ेलेंस्की का जवाब। आपका लीडर कहता है कि उसकी आर्मी उसके पीछे है। यूक्रेन के जिन इलाकों में हमारी सेना गई वो हमारे हैं, ये बड़ा दावा किया गया पुतिन की तरफ से। ज़ेलेंस्की जवाब देते हैं सच ये है कि वो छिप रहा है, आपके पीछे छिप रहा है, यानी रूस की सेना के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। ये ज़ेलेंस्की का बड़ा आरोप। हम उन इलाकों में अपने लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, पुतिन ने कहा। वहीं ज़ेलेंस्की कहते हैं कि वो आपके देश और आपके भविष्य को जला रहा है, यानी रूस के लोगों से भी कई बार डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश की ज़ेलेंस्की ने। ऐतिहासिक रूप से वो भूमि सिर्फ हमारी है, व्लादिमीर पुतिन का बड़ा दावा। ज़ेलेंस्की जवाब देते हैं इस आतंक के लिए आपको कभी कोई माफ नहीं करेगा। याद कीजिए 2022 में ऐसे कई लम्हे हमने देखे जब सीधे तौर पर आतंकी मुल्क करार दिया प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने रूस को, और व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत तल्ख बयानों का एक सिलसिला, एक लंबा सिलसिला हमने देखा। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम कुमार जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अब व्लादिमीर पुतिन के इरादे और ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं, 2023 में और ज्यादा विध्वंस के आसार नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जब तक हार नहीं मान लेते तब तक मारेंगे, और हार मानने का दूर दूर तक कोई अंदेशा नजर नहीं आता प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के रुख को देखते हुए। होगा क्या? देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन बहुत ही शातिर स्टेट्समैन हैं, साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाते हैं। वो कुछ कहते हैं और उनकी आर्मी और उनका जो देश है उनके साथ कुछ और होता है। अभी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है 9 मिनट्स का सबसे लंबा इंटरव्यू, जो उनके रेडियो से चारों 11 जोन्स में प्रसारित किया गया, जो आर्मी सर्विसमैन के साथ उन्होंने कहा कि वो कल्चरल और हिस्टोरिकल राइटनेस के लिए लड़ रहे हैं। वो अपनी संप्रभुता और एग्जिस्टेंस का खतरा जो नाटो। लेकिन श्याम सर एक काउंटर में यहां पर करना चाहूंगा, हार कौन नहीं मानेगा? हार ज़ेलेंस्की जब तक नहीं मानेंगे, या फिर जब तक वेस्ट हार नहीं मानेगा, और वेस्ट तो तब तक लड़ता रहेगा जब तक पुतिन नहीं हार मान जाते। देखिए, ये तो मोहरा है, ज़ेलेंस्की मोहरा है, और ये लड़ाई हो रही है राइटनेस के लिए। तो जब संवेदना के साथ लड़ाई होती है, और बच्चों, बूढ़े और लेडीज वुमेन को ज़ेलेंस्की ने बाहर कर दिया है, 1.5 करोड़ लोग बाहर चले गए हैं, वो लड़ रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई है सर, अर्थव्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि स्ट्रैटेजिकल पुतिन के जो टारगेट रहे हैं उसके तहत आज हम हालात देख रहे हैं।
बड़ी खबर उस लिहाज से अगली है जहां एटमी प्लांट वाले शहर ज़ेपोरिज़िया में भीषण हमला हुआ है। अब ज़ेपोरिज़िया बहुत क्रूशियल है, यूरोप पर भी इसका असर साफ तौर पर आता है और रूसी हमले में कई लोगों के इस बीच घायल होने की खबर आ रही है। रूसी हमले के बाद हजारों घरों की बिजली गुल हो चुकी है और सर्दियों में शहर छोड़ने को लोग मजबूर हो रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, सर हम आते हैं इन्फॉर्मेशन वॉल पर, अंजलि एक डिटेल देंगी फिर चर्चा करते हैं। बिल्कुल, ज़ेपोरिज़िया को लेकर के जानकारी सामने आ रही है और ज़ेपोरिज़िया जो है वो शुरू से ही सेंटर पॉइंट रहा है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा टेंशन देखने को मिली है। रूस ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था लेकिन यूक्रेन लगातार ये आरोप लगा रहा था कि ज़ेपोरिज़िया को बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में है रूस, ताकि वो चाहता है कि ये हमला बड़ा हो। चेर्नोबिल हमले से भी बड़ा हमला करने के आरोप लगाए गए थे यूक्रेन की ओर से रूस के ऊपर। हालांकि रूस बार बार ये कहता रहा है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन एक बार फिर से ज़ेपोरिज़िया की चर्चा हो रही है। आइए ज़ेपोरिज़िया में हुए हमले से जुड़ी और डिटेल हम आपको बताते हैं। बिग बॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर क्यों खतरे में है ज़ेपोरिज़िया एटमी प्लांट। सबसे पहली जानकारी यह है कि रूस के नए हमलों से ज़ेपोरिज़िया एटमी पावर प्लांट को बहुत बड़ा खतरा है, ये अपडेट मिल रही है। एटमी पावर प्लांट के आसपास भी अटैक की खबर है कि ऐसी कोई योजना पर भी काम किया जा रहा है कि इसके आसपास के किसी भी इलाके में हमला हो। कल ही बैकअप पावर लाइन के ठप होने की जानकारी सामने आई थी कि यहां पर जो पावर कट कर दिया गया है क्योंकि कोई हमला करने की योजना बनाई जा रही है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर करीब 10 महीने से रूस का कब्जा है और ज़ेलेंस्की बार बार ये कहते रहे हैं कि किसी तरीके से रूस के कब्जे को यहां से हटाया जाना चाहिए। ज़ेपोरिज़िया प्लांट को लेकर और जानकारी है कि दोनों ओर से हमले में प्लांट को कई बार नुकसान भी पहुंचा है। वॉर की वजह से कई बार पैदा हुआ है रेडिएशन का खतरा। त्रिपाठी सर, ज़ेपोरिज़िया की चर्चा तो इससे पहले भी कई बार हुई, कई बार यह कहा गया कि रूस कोई बड़ा हमला कर सकता है जैसा कि ज़ेलेंस्की का आरोप है। एक बार फिर से ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ज़ेपोरिज़िया के आसपास के किसी इलाके में कोई बड़ा हमला हो सकता है। ये हमला कौन करेगा? क्या रूस जिसने कब्जा कर रखा है वो करेगा या फिर यूक्रेन की ज़ेलेंस्की की कोई साजिश हो सकती है इसके पीछे? देखिए, ये हमला रूस नहीं करेगा क्योंकि रूस ने ज़ेपोरिज़िया प्लांट पे कब्जा किया हुआ है और उसकी बंदूकें उसके चारों ओर तैनात है। ये हमला रूस ज़ेपोरिज़िया शहर पे कर रहा है और आसपास के इलाकों पे कर रहा है क्योंकि रूस वहाँ पर एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में वो जानता है कि अगर यूक्रेन रिटेलिएट करेगा और ज़ेपोरिज़िया प्लांट के ऊपर हमला करेगा तो ये माना जाएगा कि यूक्रेन अपने ही प्लांट को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है और हो सकता है दोनों ओर से जो अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं उसमें ज़ेपोरिज़िया प्लांट में जो नुकसान हुआ है वो निश्चित ही यूक्रेन के हमले से हुआ है, लेकिन यूक्रेन उसको एक तरह से नैरेटिव सर, जो बात आप कह रहे हैं वो इसलिए भी सही है क्योंकि रूस ने अलग अलग लेवल्स पर ज़ेपोरिज़िया में अपने सिक्योरिटी पर्सनल को पहले ही तैनात कर दिया और वक्त वक्त पर इसका जायजा भी लिया गया। अगली बड़ी खबर, जहां यूक्रेन के बखमुत में भी रूस के अटैक को लेकर खबरें आ रही हैं। हालांकि यहां भी रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं। अब रूसी हमले के बाद बड़ा इलाका कैसे खंडर में तब्दील हो चुका है ये तस्वीरों के जरिए भी साफ हो रहा है। तिवारी सर, वक्त वक्त पर अब ये तस्वीरें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई ज़ेलेंस्की नहीं कर पाएंगे और यही वजह है कई महीनों से वार्निंग दे दी गई थी। ज्यादातर लोग यूरोप का रुख कर चुके हैं। ज्यादातर लोगों के सामने ये स्थिति थी कि आने वाले वक्त में उनके खाने पीने रहने को लेकर भी बुरे हालात हो जाएंगे और वो अब तस्वीरों के जरिए सामने है। देखिए, इसकी आशंका तो सुरभि बहुत क्लियर थी कि जैसे विंटर्स आएंगे सब खत्म हो जाएगा। अभी भी जैसे इन लोगों ने जितने अपने कुछ गार्ड कर रखे हैं, लेकिन कितनी परेशानी हो रही है सिटीजन को। पूरा पावर स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सब। क्या पुतिन ज़ेलेंस्की के खिलाफ उनके ही लोगों को करना चाहते हैं? ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? करना तो चाहते थे पहले ही। अगर ज़ेलेंस्की ने पहले ही अपनी कुर्सी छोड़ दी होती तो वॉर तो फरवरी मार्च में ही खत्म हो गया होता, लेकिन ज़ेलेंस्की छोड़ना नहीं चाहते। ये पब्लिक भी इनके अगेंस्ट तो है, लेकिन ये वॉर की ऐसे बात करो इतनी परेशान हो चुकी होगी मेरे ख्याल से जब तक कोई। लेकिन सर यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि यूक्रेन के आम लोगों से, आम सिविलियन से अगर आप बात कीजिए तो वो ज़ेलेंस्की के हर फैसले के साथ चट्टान की तरह खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक ये भी पॉइंट है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संजय सोय साहब, लेकिन ये बताइए 2022 में वेस्ट की तरफ से जितनी मदद यूक्रेन को मिली, 2023 में क्या यह सिलसिला जारी रहेगा? इसके आसार हैं क्या? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अमेरिका ने अभी जब विजिट हुई 1.8 बिलियन डॉलर, जो बहुत छोटी मदद है, कोई ज़्यादा बड़ी मदद नहीं है। यूरोप की हालत पहले ही खराब है।
यूरोप खुद, जैसा कि अभी जिक्र हुआ था कि शरणार्थियों की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उनके यहाँ खुद इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, वहाँ पर विरोध शुरू हो चुके हैं और वो भी सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो जर्मनी है, फ्रांस है, कि क्यों ना बातचीत की जाए। अमेरिका में भी तो सवाल उठाया जा रहा है जो बाइडेन के इस फैसले पर कि कब तक ब्लैंक चेक साइन करके देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि जो आज मदद दे पा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगी, क्योंकि पहले सोच रहे थे यूक्रेन रशिया के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे, यूक्रेन से वो लोग रिकवर कर लेंगे, पर अब जो हालात में यूक्रेन आता जा रहा है वो क्या रिकवर कर पाएंगे? बिल्कुल सर, तो लगातार ये जो मदद पहुंचाई जा रही है, चाहे यूरोप हो, वेस्ट जो वीक होता जा रहा है, इसको लेकर वहीं के लोग सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए बड़ी खबर आ रही है, बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। 2023 में रूस पर जीत हासिल कर लेगा यूक्रेन, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। पुतिन इस साल जंग हारने जा रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को अपना दोस्त कहा है। तो देखिए जेके त्रिपाठी सर, बोरिस जॉनसन अपने बयानों के लिए तो जाने जाते हैं, अब ये बयान देना कि यूक्रेन 2023 में जीत हासिल कर लेगा, ये वास्तविकता में आपको कितना सही नजर आ रहा है? बचकानापन है, सिर्फ उनका ये दिखाने की कोशिश है दुनिया को कि ब्रिटेन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है और ब्रिटेन की और अमेरिका और नाटो की मदद से यूक्रेन जीत हासिल करेगा। लेकिन अब ये आप सोचिए कि इनके इस बयान का क्या फायदा? सर, जिसे आप बचकानापन कह रहे हैं, नहीं हासिल कर पाए। बिल्कुल सर, जिसे आप बचकानापन कह रहे हैं, ऐसे ही लोगों के बयान पर तो ज़ेलेंस्की खुद को हीरो समझते हैं। बिल्कुल, वो और तभी अपने फैसले से पीछे, यानी वो बचकाना बयान और आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बचकानी हरकत। हाँ, ये जो है ये नाजी हिटलर वाली बात है कि एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा क्रिएट कर देना कि सारे लोग लगे, भले ना हो लेकिन लगे कि सारे लोग आपके साथ हैं और आप ही जीते। बिल्कुल, ईरान ने दिखाई अपने सुइसाइड ड्रोन की ताकत। ड्रिल के दौरान ड्रोन से टारगेट को किया गया है तबाह। ईरानी सुइसाइड ड्रोन से यूक्रेन में तबाही मचा चुका है रशिया, और ऐसे तमाम सबूत अब दुनिया के सामने हैं जो ये साफ करते हैं कि ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी से किस तरह की मदद कर रहा है रूस को, और ईरानी ड्रोन्स के बलबूते किस तरह से यूक्रेन के कई इलाकों को बर्बाद कर रहा है रशिया। किस तरह से संजय सोय साहब इसे आप देखते हैं, क्योंकि ये बात अब पुख्ता तौर पर सामने आ चुकी है कि ईरानी ड्रोन्स बहुत मददगार साबित हुए हैं रशिया के लिए और एक बार फिर उनकी ताकत नुमायां हुई। देखिए, मैं इस चीज़ में ईरान की बड़ी तारीफ करूंगा, वहाँ के जो साइंसदान हैं उनकी बहुत तारीफ करूंगा कि इतना सैंक्शन होते हुए, चाहे कोई न्यूक्लियर फील्ड हो या ड्रोन का फील्ड हो, वो इस चीज़ में दुनिया में आज महारत हासिल कर चुके हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया डर नहीं रहे किसी से, और डर नहीं रहे हैं। इसके बाद भी आज रशिया उनसे ड्रोन ले रहा है, एक महाशक्ति उनसे ड्रोन ले रहा है। ये मैं वहाँ के जो लोगों की एक तरह से जज्बा है, और वो डर भी ऐसा कि अमेरिका की संसद में जब ज़ेलेंस्की बोलते हैं तो ईरानी ड्रोन का जिक्र करते हैं। सर, इनडायरेक्टली तो ईरान जंग में है ना, जिसने ये दिखा दिया कि अमेरिका के आधुनिक हथियारों का मुकाबला उसके ड्रोन कर सकते हैं। ये जो अमेरिका के खिलाफ है वो ग्रुप तो इकट्ठा हो ही गया, ये तो दिखा ही रहा है। इसमें दो चीज देखना चाहूंगा इस वॉर में। ये वॉर जो है इसमें कई इक्विपमेंट, कई एमुनिशन का बहुत तरीके से इधर टेस्ट करके अपनी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। इसमें यूरोप के इक्विपमेंट से जो है, लेकिन देखिए ईरान का जो बहुत सस्ता एंड बहुत इफेक्टिव है, ये उसने प्रूफ करके दिखा दिया है। एंड ईरान और इवन ताइवान, ये दो देश हैं, इन्होंने ऐसे इक्विपमेंट बनाए हैं जो सस्ते हैं और बहुत ज्यादा नंबर में है। बिकॉज इनकी दुश्मन जो है, ईरान का दुश्मन अमेरिका और ताइवान का चीन, इनको काउंटर करने के लिए इन्होंने इक्विपमेंट तैयार कर दिए थे। अब ईरान को ये मौका मिल गया और अपना टेस्ट करने के लिए किसका सस्ता। सोई सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या अमेरिका जो है वो ईरान को माफ कर देगा? क्या ईरान के लिए कोई नई मुसीबत लेकर के सामने आ सकता है अमेरिका? अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है, दुनिया भर की सैंक्शन लगा रहे हैं, लेकिन ईरान अपना काम करता जा रहा है, अमेरिका अपना काम करता जा रहा है। मैं ओपी तिवारी सर के साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, ड्रोन सस्ती टेक्नोलॉजी, ऑफेंसिव है, इसका काउंटर बहुत महंगा है। जो एक डिफेंस सिस्टम है, एक ड्रोन को गिराने के लिए काफ़ी महंगी मिसाइल फायर करनी पड़ जाती है। इसका श्याम सर, आप क्या कहेंगे? क्या ईरान के लिए कोई नई मुसीबत पैदा हो सकती है रूस की मदद करना इस युद्ध में अमेरिका की ओर से? ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात है। ईरान को अपनी पकड़ और अपनी जगह मजबूत करनी है विश्व के पटल पर। तो देखिए, टर्की का जो वर्चस्व है उस एरिया में, उसके बाद एक बड़ा खतरा या बड़ा वर्चस्व किसी का बनता है उस एरिया में और उस जगह पे, तो वो ईरान के रूप में बनता है। और ईरान, चाइना, रशिया और ये जो अरब कंट्रीज के साथ जो मुलाकात, देखिए श्याम सर,
श्याम सर, ये देखिए वो तस्वीर भी आगे आप अपना इस जवाब जारी रखेगा, लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से जिस घातक, जिस सुसाइड ड्रोन का ये टेस्ट किया गया है, उसका टेस्ट, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और बड़ी बात आप देखिए, जो खामखाजी है वो भी इसी तरह के ड्रोन का ही एक स्वरूप है जिसका हमने देखा है विध्वंस यूक्रेन की वॉर जोन में। अब ये तस्वीर आप देखिए। انهدام کامل این هدف شبیه سازی شده طراحی فرماندهان رزمایش است. برای اجرای دیگر تمرین امروز तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ईरानी ड्रोन जिसका शक्ति प्रदर्शन किया गया। जय त्रिपाठी सर, सवाल मेरा ये आपसे कि ईरान वर्सेस अमेरिका क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है, और किस तरह से ईरान के खामखाजी शाहिद लगातार विध्वंस मचा रहे हैं वॉर जोन में, ये हम दिखा रहे हैं। क्या ये तस्वीरें जो जारी की गई, ये अमेरिका को सीधे चिढ़ाने के लिए सब कुछ हो रहा है क्या? और ट्रेलर 2023 का क्या होगा वॉर जोन में, ये भी बता रही है। बिल्कुल, न सिर्फ चिढ़ाने के लिए बल्कि अमेरिका को यह आगाह करने के लिए कि उसकी सुप्रीमेसी अब खात्मे के तौर पे, खात्मे के कगार पे है, वो नीचे जा रही है। और दूसरी चीज जो 2023 की जहां तक बात है, मैं नहीं समझता कि 2023 में अमेरिका जो कि अभी अनेक मोर्चों पे काम कर रहा है, चीन के खिलाफ काम कर रहा है, रूस के खिलाफ काम कर रहा है, अपने यहाँ की महंगाई के खिलाफ काम कर रहा है, नेटो में हुई फूट के खिलाफ काम कर रहा है, अमेरिका इस हालत में होगा। सर इसीलिए तो पीछे से अमेरिका रणनीति बनाते हुए लोगों को आगे करता है। तिवारी सर, इजराइल, ईरान सब जानते हैं, और इजराइल ऐसा देश है जो अभी फिलहाल हम ये कहें थर्मल इमेजेस के जरिए या अपनी सारी इमेजेस के जरिए ईरानी ड्रोन की इंफॉर्मेशन यूक्रेन के साथ शेयर कर रहा है। तो क्या यहाँ पर अमेरिका किसी लेवल तक इजराइल को ईरान के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रोवोक करेगा? देखिए, इजराइल तो ऐसी घिरा हुआ है, अब ईरान के साथ एक और खोलना, फ्रंट खोलना, उसके लिए तो नामुमकिन लगता है। प्लस इजराइल जो है इस यूक्रेन और रशिया के वॉर में बिल्कुल सामने से नहीं आया है। शुरुआत में उन्होंने इंटेलिजेंस के द्वारा थोड़ी हेल्प की थी, उसके बाद से विड्रॉ कर लिया था। तो इजराइल, ईरान के साथ इजराइल अपने आप ही डेवलपिंग, मतलब इतना आगे बढ़ चुका है, ईरान के अगेंस्ट तो जाना मुश्किल लगता है। यूएसए अपनी सारी जो है। ठीक है तिवारी जी, और एक बात कही जाती है, किसी को इतना ना डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो ईरान पर ऑलरेडी इतने प्रतिबंध लगा चुका है अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज की, ऐसा लगता है कि अब अमेरिका की तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा है उसका कोई असर ईरान पर होता नहीं। ईरान अपने तरीके से काम करता है और इस जंग में भी ईरान का यही रुख सामने आया है।